अभी हाल ही में 22 मार्च को रिलीज हुई RRR हिंदी मूवीज पूरे सिनेमा घरों में तो हल्का मचा कर रख दिया है। मूवी की कहानी स्टार्ट होता है आदिलाबाद के जंगल से, जहां पर गोंड निवास करते हैं, जिसके पास खास तरह की काबिलियत होती है और उन्हीं में से एक होती है मल्ली, जो 10-12 साल की लड़की होती है, जो बहुत ही खूबसूरत गाना गाती है और हाथों पर बहुत ही खूबसूरत डिजाइन भी बना लेती है। थोड़ी देर बाद स्कॉट सर जंगल से वापस आते हैं, जो कि अंग्रेजों के लीडर हैं, और यहाँ पर स्कॉट सर की वाइफ को मल्ली पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसके साथ जाने को कहती है। इसके बाद मल्ली के पेरेंट्स के सामने कुछ पैसे फेंक देते हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि वह लोग खुशी के कारण ये पैसा दे रहे हैं। वे लोग ये नहीं जानते थे कि ये पैसे मल्ली की कीमत है, और जैसे वे लोगों को पता चला कि मल्ली को लेकर जा रहे हैं तो उसकी माँ उसके ओर चिल्लाकर आगे बढ़ती है, लेकिन वे लोग उसे बेरहमी से मार देते हैं। और आगे 1920 दिल्ली की सीन को देख पाते हैं, और जहाँ पर कई सारे क्रांतिकारी लोग मौजूद थे और वे लोग आंदोलन कर रहे थे। उनकी भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस वाले भी उनसे डर रहे थे, और फिर उन्हीं में से एक आदमी उनके ओर पत्थर से मारता है, जिससे दीवार पर टंगी एक अफसर की फोटो गिरकर टूट जाती है। इसलिए वह अंग्रेजी अफसर उसे पकड़कर लाने को कहता है, और तभी एंट्री होती है राजू की, जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करता है और वह अपनी अफसरों की हर बात को मानता है। इसलिए उस आदमी को पकड़कर लाने के लिए भीड़ में कूद पड़ता है और उन सभी से लड़ाई करता है, जिसमें वह काफी जख्मी भी हो जाता है। इसके बावजूद उस आदमी को वहां तक लाता है। अंग्रेजी अफसर भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि यह काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। आगे हम देखते हैं कि कुछ अफसर के प्रमोशन के लिए कुछ नाम अनाउंस हो रहे होते हैं, जिनमें कई सारे अफसरों के नाम अनाउंस होते हैं, लेकिन उनमें राजू का नाम नहीं था, और यह देखकर राजू को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी काबिलियत देखकर उसी का प्रमोशन होना था। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। आगे हम ब्रिटिश दफ्तर में एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि अंग्रेजी से बात कर रहा था। वह उनसे कह रहा था कि कुछ दिन पहले स्कॉट सर आदिलाबाद के जंगल आए थे, जहाँ से उन्होंने एक लड़की को उठा कर लाए हैं, और वह गोंडों की बेटी है। होने को तो वो बहुत सीधे होते हैं, लेकिन जब बात अपनी पर आ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और वह लोग लड़की को जरूर लेकर जाएंगे। आगे हम जंगल में एक आदमी को देख पाते हैं, जो अपने ऊपर खून डाल रहा होता है, ताकि जानवर सूंघकर उनकी ओर आए और वह उनका शिकार कर ले। तभी एक भेड़िया सूंघकर उनके तरफ आने लगता है, जिसे देखकर भागने लगता है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि खून को सूंघकर शेर भी आ सकता है, इसलिए वो बहुत तेज भागता है, और आगे जाकर वह शेर को जाल में फंसा लेते हैं और शेर को बेहोश कर देते हैं। और जहाँ पर ये पता चलता है कि ये लोग गोंड हैं, और इन्हीं की बहन होती है मल्ली, जो कई महीनों से अंग्रेजों के महल में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि मल्ली वहीं पर है। और यहाँ पर उस गोंड का नाम पता चलता है, जिनका नाम अख्तर होता है। और अगले सीन में हम अंग्रेजी ऑफिसर को देख पाते हैं, जिनकी बाइक खराब हो जाती है, इसलिए वो अख्तर के पास जाते हैं बाइक को ठीक कराने के लिए। तो यहाँ पर अख्तर उसे बताता है कि आपकी बाइक खराब नहीं हुई है, बल्कि ये गाड़ी रिजर्व में है, इसलिए वह चालू नहीं हो रही थी। इसलिए वह अंग्रेजन हंसने लगती है, और यह बात उस ऑफिसर को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसलिए अख्तर को बहुत मारता है। अख्तर चाहता तो उस ऑफिसर को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे मल्ली को ढूंढना था। वह ऐसा कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना चाहता है। अब आगे हम स्कॉट सर की वाइफ को देख पाते हैं, जो कि सभी पुलिस वालों से कहती है कि कोई है जिसके अंदर स्पेशल काबिलियत है। ये सुनकर राजू तुरंत उसके सामने आता है और उनकी चुनौती को स्वीकार करता है। और आगे हम राजू और उनके चाचा को बात करते हुए देख पाते हैं, जिसमें वह उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए वह उन क्रांतिकारियों के अड्डे पर जाने का फैसला लेते हैं। उस तरफ अख्तर को देख पाते हैं, जिसके मन में एक ही बात चल रही होती है कि आखिर वह महल के अंदर कैसे जाए। वहीं पर एक अंग्रेज एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, जिसे देखकर जेनिफर नाम की एक लड़की आती है और वह उस आदमी को बचा लेती है। उस लड़की को देख अख्तर और उनके आदमी समझ जाते हैं कि उनकी कोई हेल्प कर सकता है तो वही लड़की कर सकती है। और यहाँ दूसरी तरफ राजू क्रांतिकारियों के सभा में शामिल हो जाता है। वहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे थे। तभी राजू कहता है कि हमें तो स्कॉट सर को मार देना चाहिए था। और तभी राजू के पास एक आदमी आता है और आदमी उनसे कहता है कि क्या यह पॉसिबल है, क्योंकि उनके ऊपर स्कॉट सर ने बहुत ही जुल्म किया होता है। साथ में वो कहता है कि आपके इस काम में उसका भाई हेल्प कर सकता है, इसलिए उसके पास ले जाता है। लेकिन बीच में कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं जो सबकी चेकिंग कर रहे होते हैं।
यहाँ पर वह पुलिस वालों से कुछ कहता है कि वह एक पुलिस वाला है और उसे अपनी आईडी भी दिखाता है, लेकिन तभी पुलिस वाला उसे सैल्यूट करने लगता है। उसे देखकर उस आदमी को पता चल जाता है कि वह सच्ची में पुलिस वाला है और वह वहाँ से तुरंत भागने लगता है और भागते भागते वह भीड़ वाले जगह में घुस जाता है, जहाँ पर उसे राजू नहीं ढूंढ पाता है। राजू ब्रिज के ऊपर था, वहीं अख्तर ब्रिज के नीचे था। वह वहाँ छोटे से एक लड़के को कुछ पैसे देता है और उसे मछली पकड़ लाने को कहता है। तभी वहाँ अख्तर के आदमी आ जाते हैं और उसे वह बताते हैं कि उसके पीछे पुलिस पड़ गई थी, क्योंकि दिखने में हमारे जैसा था। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी ब्रिज के ऊपर से एक ट्रेन जा रही होती है, लेकिन अचानक ही उस डिब्बे में आग लग जाती है और वह नदी में गिर जाती है, जहाँ पर वह लड़का भी था जो कि फंस चुका था। ये सब देख अख्तर सभी से मदद मांग रहा होता है, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। और ये सब चीजें राजू ऊपर से देख रहा था, इसलिए उसके ओर ऊपर से हाथ उठाकर इशारा करता है और राजू अख्तर को अपने पास बुलाता है। और इसके बाद दोनों ब्रिज पर होते हैं। अख्तर अपने बाइक पर था और राजू घोड़े पर था। दोनों ने एक रस्सी को अपने कमर में बांध लिया था और दोनों तरफ से कूद जाते हैं और उस बच्चे को सही सलामत बचा लेते हैं और अपना अपना नाम बताते हैं। जिसके बाद राजू और अख्तर की दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। आगे वह कुछ महीने साथ में बिताते हैं और दिन गुजरते जाते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे की असलियत के बारे में नहीं पता होता है। राजू अख्तर के साथ दिन भर घूमता है और राजू अख्तर के साथ वाले आदमी को ही दिन भर ढूंढता है, लेकिन ये फोटो अभी तक अख्तर को नहीं बताई थी। आगे महल में से जेनिफर्स गाड़ी लेकर निकलती है और अख्तर उसे खूबसूरत नजरों से देख रहा होता है, जिसे इस तरह से देखकर राजू समझ जाता है कि वह जेनिफर्स को पसंद करता है। इसलिए वह उसके लिए एक प्लान बनाता है और उसे जेनिफर्स से बात कराने के लिए जेनिफर्स के कार के आगे कुछ कील पटक देता है, जिसके कारण आगे जाकर उनकी कार पंचर हो जाती है। अख्तर बहुत भोला है, इसलिए वह राजू से कहता है कि मैं उस गाड़ी का पंचर बनाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद वह लड़की इसके पास आती है और अख्तर को इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए राजू उसकी मदद करता है और कहता है कि यह आदमी बाजार जा रहा है, जाते हुए तुम्हें भी बाजार छोड़ देगा। अब जेनिफर और अख्तर बाजार पहुंच जाते हैं, जहां पर वे दोनों आपस में कुछ समय बिताते हैं और एक दूसरे का नाम भी बताते हैं। साथ में वह दोनों बातें भी करते हैं, लेकिन अख्तर को इंग्लिश नहीं आती है और जेनिफर को हिंदी नहीं आती है। जेनिफर छोटे साइज का कपड़े खरीदती है और यहाँ पर अख्तर उसे इशारों में कहता है कि ये आपके साइज का नहीं है, जिस पर जेनी उससे कहती है कि ये मेरे लिए नहीं बल्कि मल्ली के लिए है। और मल्ली नाम सुनते ही अख्तर समझ जाता है कि मल्ली उन्हीं के पास है, इसलिए वह खुद के हाथों से वह कंगन बनाता है और जेनिफर को दे देता है, जो कि एक मैसेज के रूप में है। इसके बाद जेनी उसे इनविटेशन देती है अपने महल में आने का, जहां पर खास प्रोग्राम होना था। दूसरी तरफ मल्ली उस कंगन को देख समझ जाती है कि ये कंगन उसी के भाई ने भेजा है और अब अख्तर और राजू उस प्रोग्राम में जाने के लिए एकदम रेडी थे और वे लोग प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं, जहां पर जेनी उसे मिलती है। इसके बाद दोनों साथ में डांस करते हैं और उन्हें इस तरह से डांस करते एक अंग्रेज चल रहा था, इसलिए वो अभी उसके पास जाकर डांस करने लगता है और लात मारकर गिरा देता है। फिर उसके सामने डांस कर कुछ स्टेप बताता है और कहता है कि क्या वह इस तरह से कर सकता है। इसके बाद राजू और अख्तर शुरू हो जाते हैं डांस करने के लिए, जो कि बहुत ही तगड़ा डांस करते हैं और उसमें जैनी भी उनका साथ देती है। पार्टी में सभी लोग डांस करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग थक जाते हैं, लेकिन राजू और अख्तर आखिरी तक डांस करते हैं। अब प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद जैनी अख्तर को अपने घर ले जाती है। उन्हें जाने के बाद राजू उसी आदमी का तलाश करने लगता है और वह आदमी उसे मिल भी जाता है और इस बार उसे पकड़ भी लेता है। दूसरी तरफ अख्तर जब महल में इंटर हो रहा होता है, तब उसे कुछ बातें पता चलती है, जैसे कि वहाँ पर 2 दरवाजे लगे होते हैं और पहला वाला दरवाजा खुलने के बाद जब दूसरा दरवाजा खुलता है, तब पहला वाला दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद अख्तर और जैनी के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर वह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अख्तर उसे कहता है कि भूख लगी है। जैनी जैसे ही वहां से जाती है तो अख्तर तुरंत ही मल्ली से मिलने के लिए चला जाता है और वह दोनों वापस में देखकर इमोशनल हो जाते हैं। मल्ली अख्तर के सामने जिद करती है कि वह उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन अख्तर उसे कहता है कि वह अभी नहीं, लेकिन बाद में जरूर ले जाएंगे। और राजू यहाँ अख्तर वाले साथी को खूब टॉर्चर करता है और उसे उसके भाई का नाम पूछता है,
लेकिन वह उसे भाई का नाम बताने से साफ इनकार कर देता है। और उसी रात एक सांप उसके हाथ के पास आता है और वह उस सांप को दबोच लेता है। जिसके बाद राजू उससे बात करने के लिए आता है तो वह उसके ऊपर उसी सांप को फेंक देता है, जिसके कारण वह सांप उसे डस लेता है और उसे कहता है कि 1 घंटे के अंदर वह मर जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के पास भी इनका इलाज नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद राजू उस आदमी को छोड़ देता है। उसी रात अख्तर और उसके साथियों को देख पाते हैं जो कि अगले दिन मल्ली को वहाँ से लाने का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ राजू आ जाता है। राजू को इस तरह देख अख्तर उसके पास जाता है और वह समझ जाता है कि उसे सांप ने काटा है, इसलिए वह उसका इलाज करने लगता है। लेकिन जहर पूरी तरह से चढ़ चुका था, इसलिए अख्तर अपने शरीर से एक रक्षा बूटी निकालता है और उसे देखकर राजू समझ जाता है कि ये उसी आदमी का भाई है, क्योंकि ये रक्षा बूटी उस आदमी के पास मौजूद थी। जाते जाते अख्तर राजू से कहता है कि जहर सुबह तक उतर जाएगा और वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथ में वह कहता है कि उसका पूरा मन है कि वहाँ रुके, लेकिन उसे बहुत ही अर्जेंट काम है, इसलिए उसे जाना ही होगा। और वह उसे अपनी असलियत भी बता देता है कि उसका नाम अख्तर है जबकि भीम है और वह अपनी मल्ली को बचाने के लिए आए हैं। वह पहली बार सोचा कि अपनी असलियत को बता दे, लेकिन वह नहीं चाहता था कि अपनी दोस्ती के ऊपर कोई आँच आए। भीम यहाँ पर राजू से कुछ ऐसी बातें बोलता है जो कि एक सच्चा दोस्त ही एक दोस्त को बोल सकता है। अब उसी रात बहुत बड़े जश्न को देख पाते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर स्कॉट सर आने वाले हैं। लेकिन तभी भीम के लोग एक ट्रक को लेकर अंदर घुस आते हैं और उस ट्रक में भीम और उनके जानवर होते हैं। ये वही जानवर होते हैं जिसे वे लोग जंगल में पकड़ा करते थे, जिसके भीम और उसके जानवर सभी लोगों को मारने लगते हैं। और तभी पीछे से राजू अपनी पुलिस की वर्दी पहन कर आता है और उसे इस तरह देख भीम पूरी तरह से शब्द रह जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसी ने असलियत छिपाई है, जबकि राजू ने भी बहुत बड़ी असलियत छिपाई है। यहाँ पर राजू इसके पास आता है और उसे अरेस्ट करने को कहता है, लेकिन भीम उसे साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है और आखिर में भीम राजू को अरेस्ट कर लेता है। आगे हम राजू को देख पाते हैं जो कि निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद कहानी पहुंच जाती है फ्लैशबैक में और हम बैक कट रामा राव एक क्रांतिकारी को देख पाते हैं जो कि वहां के सभी लोगों को गन चलाना सिखा रहा होता है। उसके पास बंदूकें नहीं थी, इसलिए उन्होंने लकड़ियों की बंदूकें बनाई हैं और उन्हें रियल वाली बंदूकों की तरफ प्रैक्टिस करवाना सिखाता है। रामा राव के सभी साथी जब उसे कहते हैं कि वह लोग अब बंदूक चलाने के लिए तैयार हो गए हैं, तब रामा राव उसे कहता है कि विश्वास हो जाएगा कि उनका निशाना बिल्कुल भी नहीं चुकेगा। तब वह उन्हें रियल बंदूक देगा, क्योंकि उसे उन बुलेट्स की कीमत पता है। साथ में वह उन्हें बताता है कि एक अंग्रेज ने उन्हें एक गोली की कीमत बताई थी। जहां कहानी फिर से फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और तब रामा राव उन्हीं के फोर्स में काम किया करता था। यहाँ पर एक आदमी को सजा दे रहे होते हैं, लेकिन वह उन्हें गोली नहीं मारते हैं, लेकिन लोग उसे हथौड़े से मार रहे होते हैं। एक गोली की कीमत उस आदमी से कहीं ज्यादा मानते हैं। इसके बाद रामा राव को गुस्सा आ जाता है और वो छोट तुरंत ही अपने गांव आ जाता है, जहां पर उसने साथ में कुछ गन और कुछ गोलियां लेकर आता है। रामा राव की फैमिली में बस 4 लोग हैं, एक तो उसकी वाइफ और 2 बच्चे। यहाँ पर वह सभी को क्रांतिकारी बनाने के लिए लग जाता है और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वह किसी न किसी तरह से अंग्रेजों से लड़कर उन सभी के हाथों में गन दे सके। अगले दिन प्रैक्टिस के बाद रामा राव के बेटे के कंधे के पास एक चोट थी और पूछने के बाद उसे पता चलता है कि रात को उसने चोरी से गन चलाई थी। तब रामा राव ने गुस्सा करते हैं और तभी सीता सामने आ जाती है और उसने कहती है कि ये गन उसे चलाने को दी थी। साथ ही कहती है कि उसका निशाना बहुत ही अच्छा है, इसलिए वह उसे निशाना लगाने के लिए ले जाने लगती है। जहाँ पर रामा राव देखता है कि निशाना एकदम बीचों बीच था। रामा राव को लग रहा था कि उसने यह निशाना बाजू वाली पहाड़ी से चलाया है, जबकि सीता उसे बताती है कि ये निशाना बाजू वाली पहाड़ी से नहीं बल्कि ऊंची वाली पहाड़ी से चलाई है। और ये सब देखकर रामा राव पूरी तरह से हैरान रह जाता है और वह समझ जाता है कि सभी लोग तैयार हो चुके हैं। और वह जब वहाँ से वापस आता है तो यहाँ पर अंग्रेजों ने अटैक कर दिया था और वहाँ पर सभी लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रामा राव अपनी गन को लेकर आता है और उन अंग्रेजों को मारने लगता है। लेकिन लड़ाई के दौरान रामा राव को हाथों में एक गोली लग जाती है, जिसके कारण उसके एक अंगुली टूट जाती है, जिसके कारण अब रामा राव के बेटे को गन उठानी पड़ती है और उस अंग्रेजों को मारना पड़ता है। यहाँ पर वो ऐसा निशाना लगाता है कि अंग्रेजों को दुम दबाकर पीछे भागना पड़ता है
अब प्रेजेंट के समय में राजू एक खत लिखता है सीता के लिए और उसे यहाँ की हालात बताता है। लिखता है कि जल्द ही मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन उसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। उसने एक दोस्त को धोखा दिया है और वह अपने आप को माफ कभी नहीं कर पाएगा। और अगले दिन राजू स्कॉट सर के पास जाता है, जहाँ पर स्कॉट सर भीम को सबके सामने सजा देने को कहता है, जिसके बाद कहानी पहुँच जाती है फ्लैशबैक में। अब अगले दिन भीम को सजा देने के लिए राजू एकदम तैयार था। यहाँ पर राजू भीम से कहता है कि अपने आप को सरेंडर करके घुटने के बल बैठकर स्कॉट सर से माफी मांग लो, लेकिन भीम साफ इनकार कर देता है। इसके बाद राजू उसकी बहुत पिटाई करता है। राजू उसे अधमरे की हालत में कर देता है, लेकिन भीम घुटने नहीं टेकता है। साथ में वह एक गाना भी गा रहा होता है, जिसे सुनकर सभी की रूह कांप जाती है। आखिर में भीम बेहोश होकर गिर जाता है। राजू बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वह भीम को मारे, वह इसलिए ऐसा कर रहा था कि अंग्रेजी अफसरों के दिल जीत सके। वह रोता जा रहा था और भीम को मारता जा रहा था, जिसका फल ये मिला कि उसी रात उसका प्रमोशन कर दिया गया और अब उसे हथियारों को सही सलामत दूसरे जगह भेजना था। और उसी पल का वह लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। यह काम उसे परसों करना था, लेकिन परसों ही भीम की फांसी भी थी। इसलिए वो अपने चाचा से कहता है कि वह पहले भीम की फांसी को रोकेगा और उसे बचाएगा। हमारे लोगों तक हथियार नहीं भी पहुँचेगा तभी भी चलेगा। जिस पर अपने चाचा से कहता है कि वक्त का सालों से इंतजार किया है। जिस पर राजू उन्हें बताता है कि हम उन हथियारों की बात कर रहे हैं, वह हथियार भीम है। बाबा चाहते हैं हर आदमी के हाथों में हथियार हो, लेकिन भीम के जज्बे ने हर एक इंसान को हथियार बना दिया और वह जज्बे को लोगों तक पहुंचाएगा। और उसके लिए जान भी देनी पड़ी तो वह खुशी खुशी दे देगा। आगे स्कॉट सर और राजू भीम से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, जहां पर स्कॉट सर उसे अगले दिन फांसी देने वाले थे। लेकिन राजू उसे कहता है कि उन्हें फांसी इस तरह से नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे सभी लोगों के सामने फांसी देनी चाहिए, जहां पर मल्ली भी खड़ी हो। इसलिए वह उनसे जगह बदलने को कहता है और स्कॉट सर मान जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि राजू वहां पर रखी सारी गन को खराब कर देता है, जिसके बाद अगले दिन स्कॉट सर के सभी लोग भीम को फांसी देने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर राजू सबसे आगे था। तभी राजू एक पेड़ से उन सभी के रास्ते ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर स्कॉट सर आगे निकल जाते हैं और फिर से राजू को एक गोली मारते हैं। गोली तो मिस हो जाती है, लेकिन राजू एक पेड़ के नुकीले भाग से टकरा जाता है और उसे गहरी चोट लग जाती है। दूसरी तरफ भीम को जब फांसी देने के लिए यहाँ पर लाया जा रहा था, तब राजू की चाचा बड़े ही चालाकी से एक ब्लेड उसके हाथ में थमा देते हैं और भीम खुद को छुड़ाकर उन सभी को बहुत मारता है। जंगलों के रास्ते से मल्ली भीम की तरफ आ रही होती है, तो पीछे से राजू ने उन सभी को साफ कर दिया होता है, जो कि मल्ली नहीं देख पाई थी। और जब मल्ली भीम की तरफ भागती हुई आ रही थी, तो मल्ली के सामने ही एक आदमी छिपा हुआ था और वह मल्ली को गोली मारने वाला था। इसलिए राजू मल्ली के बाजू से निशाना लगाता है और वह छिपे हुए आदमी को मार देता है। लेकिन यहाँ पर भीम को ऐसा लगता है कि राजू मल्ली को मारने वाला था, इसलिए भीम राजू के सर पे एक जोरदार प्रहार कर देता है, जिससे कि वह नीचे गिर जाता है और भीम मल्ली को लेकर वहां से उड़न छू हो जाता है। और यहाँ पर राजू उन सभी पुलिस वालों को रोक रहा होता है और वह अरेस्ट भी हो जाता है। फ्लैशबैक के सीन में हम देख पाते हैं कि राजू अब अपने गांव से जब शहर की ओर निकला था, तब गांव वालों ने वादा किया था कि वह हथियारों को लेकर ही यहाँ पर आया, वरना वह यहाँ पर कदम नहीं रखेगा। दूसरी तरफ भीम को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर उन्होंने हर एक इलाके को घेर लिया था। उन्होंने दिल्ली से आगरा तक पूरे रोड को बंद कर दिया था, लेकिन उन्हें शक सिर्फ एक ही जगह का था और वह है हाथरस। और यहाँ पर भी वह लोग छानबीन करने के लिए जाते हैं। कुछ महीने बाद की सीन को देखते हैं कि राजू अब लॉकअप में बंद है और यहाँ पर उनकी बहुत ही बुरी हालत है, जिसके पैर में ज्यादा गहरी चोट लगी हुई है और वह चल भी नहीं सकता है। वह लोग राजू को अंडरग्राउंड वाली काल कोठरी में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां भीम के साथ जो लोग थे, वहां पर पुलिस वालों ने अब छानबीन करना स्टार्ट कर दिया है और वह उनके घर भी घुस गए हैं। लेकिन तभी हम यहां पर सीता को देख पाते हैं, जो कि उन पुलिस वालों से कहती है कि यहां पर चेचक फैल चुका है और वह बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसके बाद अंग्रेज ऑफिसर पीछे हो जाते हैं और वह दूर से ही टॉर्च के सहारे सभी लोगों को देखने लगते हैं। तभी सीता उन सभी के पास चली जाती है
और उनका टार्च पकड़कर मदद मांगने लगती है, जिसे देखकर वह ऑफिसर उसके पेट में लात मार देता है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जब वह लोग सीता से पूछते हैं कि वह लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं, तो सीता उसे बताती है कि वह यहाँ पर राम के लिए आए हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए पुलिस का काम करते हैं, लेकिन वह हमारे तरह एक क्रांतिकारी हैं। साथ उन्होंने खत लिखा था कि उन्होंने वह एक दोस्त को धोखा दिया है और वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा। साथ ही फ्लैशबैक में पूरी स्टोरी बता देती है कि किस तरह से रामा राव ने सभी लोगों को क्रांतिकारी बनाया था। और यहीं पर फ्लैशबैक की स्टोरी आगे बढ़ती है, जिसमें रामा राव ने खुद को सरेंडर कर दिया था क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही गोली बची थी। यहाँ पर रामा राव उन सभी के पास जाता है और उसके पीठ पर लगी हुई बम्स को राजू शूट करने को कहता है। राजू भी शूट कर देता है और यहाँ पर अंग्रेजों के साथ साथ उसके बाबा भी मर जाते हैं। साथ ही राजू की फैमिली में छोटा भाई और उसकी माँ भी यहाँ पर मर जाती है। भीम ये सारे बातें सुनने के बाद पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वह अपने आप को माफ नहीं कर सकता क्योंकि वह सिर्फ मल्ली को बचा रहा था, लेकिन राजू तो सभी लोगों को ही बचा रहा था। और सीता के पास ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक खत भी आया था जिसमें लिखा हुआ था कि राजू की कल फांसी है और उसकी डेड बॉडी लेने के लिए कल आ जाए। जहाँ पर भी भीम सीता से वादा करता है कि कुछ भी हो जाए पर राम को सीता से मिलवा कर ही रहेगा। इसके बाद वह अगले दिन ब्रिटिश सरकार की जेल में पहुँच जाता है, जहाँ पर वह राम को निकालता है। तब क्योंकि राम के पैर में चोट लगी हुई होती है, इसलिए भीम उसे अपने कंधे पर बैठाकर उन सभी से लड़ते हैं और सही सलामत वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से जाकर वह डायरेक्ट राम जी की मूर्ति के पास पहुँचते हैं और भीम उसे राम जी के पूरे वस्त्र पहनाता है। इसके बाद एक ऐसा संग्राम देखने को मिलता है जो कि आपने आज तक किसी भी फिल्म में नहीं देखा होगा। यहाँ पर राम बारी बारी से धनुष बाण से सभी को मारता, जिसके कारण वह ये लोग ये नहीं देख पाते कि बाण कहाँ से आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भीम भी सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। अब वो लोग स्कर्ट सर के महल के पास पहुंचते हैं, जहां पर स्कर्ट उनके ऊपर तोप चलाता है और तभी ये लोग भी एक जलती हुई बाइक को स्कर्ट की तरफ फेंकते हैं। स्कर्ट को ऐसा लग रहा था कि ये बाइक उसकी तरफ आ रही है, लेकिन वह बाइक जो जाकर कमरे में चली जाती है और कमरे में बहुत सारे बम रखे होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ के अंग्रेज सारे मर जाते हैं और आखिर में भीम स्कर्ट को मार देता है।